भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह उर्फ आरकेसी ने पार्टी के बड़े नेताओं पर प्रशांत किशोर के लगाए गए आरोपों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आरकेसी ने साफ कहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत जिन नेताओं पर आरोप लगाए गए हैं वे या तो खुलकर सफाई दे या इस्तीफा दे। आरकेसी ने साफ कहा कि आरोप लगे हैं तो जवाब देना चाहिए। अगर जवाब है तो जनता के सामने रखो, अगर नहीं है तो कुर्सी छोड़ दो। चुप्पी साध कर पार्टी की छवि क्यों खराब कर रहे हो। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर आरोप झूठे हैं तो मानहानि का केस किया जाना चाहिए। सिंह ने खास तौर पर दिलीप जायसवाल के खिलाफ लगाए गए आरोपों का जिक्र किया कि उन पर हत्या में शामिल होने और माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जे जैसे गंभीर आरोप है। सिंह बोले कि उनके पास सबूत है तो रखे, वरना चुप्पी का मतलब है कि सवाल सही है, इसे पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए आरकेसी ने कहा कि प्रशांत किशोर बार बार कहते कि उप मुख्यमंत्री 7वीं फेल है तो भाई मैट्रिक और ग्रेजुएशन की डिग्री दिखा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, वरना सरकार की साख पर सवाल उठते रहेंगे। इसी तरह अशोक चौधरी और मंगल पांडे पर लगे आरोपों का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि उनके पास भी जवाब होना चाहिए कि जैसे 200 करोड़ की संपत्ति का हिसाब पूछा गया है तो साफ साफ बता देना चाहिए। अगर आरोप सही है तो छोड़कर चले जाइए। देश के पूर्व गृह सचिव रह चुके आरकेसी ने साफ कहा कि चुप्पी अब भाजपा के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने चेतावनी दी कि लोग देख रहे हैं कि पार्टी में कैसे कैसे लोग बैठे हैं, अगर सफाई नहीं दी गई तो जनता का भरोसा टूटेगा और भाजपा का ग्राफ और नीचे जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है और मुजफ्फरपुर जिले की गायघाट सीट पर माहौल गर्म हो चुका है। 2020 में लोजपा के उम्मीदवार को हराकर विधायक बने राजद के निरंजन राय इस बार अपने ही क्षेत्र की जनता के निशाने पर है। विरोध इतना तेज है कि खुले मंचों से लेकर गांव की गलियों तक विधायक मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। गायघाट के लोगों का साफ आरोप है कि पिछले 5 सालों में विधायक निरंजन राय ने विकास की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की। जनता का कहना है कि वे चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र से कटे रहे और सिर्फ कागजों पर विकास की बातें होती रही। यही कारण है कि अब आम मतदाता खुलेआम कह रहे हैं अगर पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बदला तो हार तय है। इधर 2020 के चुनाव के उप विजेता और एनडीए खेमे की दावेदार कोमल सिंह लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही है। हारने के बावजूद वे जनता के सुख दुख में शामिल होती रही, अधिकारियों से मिलकर समस्याओं का समाधान करवाती रही और एक तरह से विपक्षी विधायक की भूमिका निभाती रही। यही वजह है कि उनके प्रति जनता का रुझान बढ़ रहा है। कोमल सिंह का राजनीतिक बैकग्राउंड भी मजबूत है। उनकी मां बीना देवी गायघाट से विधायक रह चुकी है और वर्तमान में वैशाली की सांसद है। उनके पिता मुजफ्फरपुर से जदयू के एमएलसी है। ऐसे में परिवार की पकड़ और क्षेत्र में सक्रियता उन्हें एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में खड़ा करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता के गुस्से और विरोध का खामियाजा क्या राजद विधायक को भुगतना पड़ेगा या फिर युवा चेहरे की मांग के बीच एनडीए की कोमल सिंह इस बार मैदान मार लेगी। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने जनसुराज के प्रवक्ता प्रशांत किशोर पर लगे आरोपों को लेकर करारा पलटवार किया है। फेसबुक पर अपने विस्तृत बयान में उन्होंने कहा कि गरिमा देवी सिकारिया द्वारा उठाए गए डीजल चोरी के मुद्दे की असली नायिका क्या वही नहीं है। 19 सितंबर को लिखित रूप में दिए गए निर्देशों के बावजूद नगर निगम की बैठक में डीजल चोरी के जांच का एजेंडा शामिल नहीं किया गया। जायसवाल ने आरोप लगाया कि डीजल भरने के बाद सभी गाड़ियां वार्ड पार्षद रोहित सिकारिया के गोदाम में जाती थी, जहां से तेल निकालकर बेचा जाता था और फिर गाड़ियों को पार्किंग स्थल पर लौटाया जाता था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही कारण है कि बेतिया मेयर इस घोटाले को सार्वजनिक नहीं करना चाहती है, जबकि सभी सबूत सशक्त समिति के पास मौजूद है। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि नगर निगम के 2 कर्मचारियों जुलूम शाह और तबरेज ने डीजल के कूपन काटने का काम किया और उन्हें हटाने की अनुशंसा के बावजूद आज भी निगम में रहकर कारोबार जारी है। जायसवाल ने चेतावनी दी कि ये स्वयं मंत्री जीवेश कुमार से मिलकर 2 वर्षों में सशक्त समिति द्वारा किए गए सभी कार्यों पर एसआईटी बैठाएंगे और पूरी जांच वीडियोग्राफी के माध्यम से करवाएंगे। संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर निजी हमले का भी पलटवार किया।
उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल पंप उनके ऊपर आरोपित किया जा रहा है वह उनका नहीं बल्कि उनके रिश्तेदार का है। साथ ही किशोर के जन्म से जुड़ी अफवाहें और शराबबंदी हटाने के वादों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि किशोर और उनके सहयोगी निजी किस्सों और व्यवसायों के जरिए राजनीतिक प्रचार करते हैं। जायसवाल के डीजल चोरी और मेयर की कथित संलिप्तता के आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस बयान के बाद बेतिया नगर निगम तनावपूर्ण स्थिति में है और आगामी जांच के नतीजे पूरी राजनीतिक दुनिया की निगाहें खींच लेंगी। भारत पाकिस्तान मुकाबले के बाद उठा हैंडशेक विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस बार केंद्र में न खिलाड़ी थे न ही आईसीसी अधिकारी बल्कि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर थे। एशिया कप सुपर 4 में पाकिस्तान को हराने के बाद गंभीर ने ऐसा दाव खेला कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हैरान रह गए। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। मैच खत्म होने के बाद आमतौर पर दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी। भारत के लिए जीत का छक्का जड़ने वाले तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या सीधा ड्रेसिंग रूम लौट गए। इससे सबको लगा कि शायद मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद कहानी ने नया मोड़ लिया। मैच के तुरंत बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को बुलाया और एक नया निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी मैदान पर लौटे और सिर्फ अंपायरों से हाथ मिलाकर वापस आए। जैसे ही भारतीय खिलाड़ी मैदान में गए सबको लगा अब शायद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से भी औपचारिकताएं निभाई जाएगी, लेकिन भारतीय टीम ने सीधा अंपायरों से हाथ मिलाया और फिर ड्रेसिंग रूम की ओर लौट गई। यह नजारा देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ हैरान रह गए। यह विवाद दरअसल मैच से पहले ही शुरू हो गया था। टॉस के वक्त जब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा आमने सामने आए तो सूर्या ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए सीधे प्रेजेंटर रवि शास्त्री और मैच रेफरी एंडी पोयक्राफ्ट से हाथ मिलाकर चले गए। सलमान वही खड़े रह गए और यह दृश्य कैमरे में कैद होते ही चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद गंभीर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टीम इंडिया की एक तस्वीर साझा करते हुए एक शब्द से कैप्शन दिया, फियरलेस, निर्भीक। इसके बाद से सोशल मीडिया फैंस के बीच बहस छिड़ गई। कुछ ने गंभीर के कदम की तारीफ की तो कुछ ने कहा कि खेल भावना को ठेस पहुंची है। अगर मैच की बात करें तो भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को 171 रन पर रोक दिया था। साहिबजादा फरहान ने शानदार अर्धशतक लगाया, लेकिन बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए। जवाब में भारतीय सलामी बल्लेबाज ने धमाकेदार शुरुआत दी। सुमन गिल 47 रन और अभिषेक शर्मा 74 रन की 59 गेंदों में 105 रनों की साझेदारी ने पाकिस्तान की उम्मीदें तोड़ दी। इसके बाद भले ही कुछ विकेट गिरे, लेकिन तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने टीम को आराम से जीत दिला दी। इस जीत के साथ भारत ने सुपर 4 में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। बुधवार को भारत का अगला मुकाबला बांग्लादेश से होगा, जिसे जीतकर फाइनल में पहुंच सकता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए अब मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी में होने वाला मैच करो या मरो जैसा होगा। एक विवाहित महिला अपने जीजा के संग अचानक घर से फरार हो गई। भभुआ जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसने इलाके में चुप्पी तोड़ दी है। मामला है एक विवाहित महिला का, जिसने अपने जीजा के संग मिलकर अचानक घर से फरार होने का ऐसा नाटक रचा कि जैसे किस्सों के किताब से सीधे उतर आई हो। पीड़ित पति की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और तलाश शुरू की, लेकिन अंधेरी राहों और गुमनाम सूचनाओं के बीच महिला का पता लगाना आसान नहीं था। सोमवार की शाम 4 बजे थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि भभुआ थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने कुछ दिन पहले अपने जीजा के संग मिलकर लगभग 1.5 लाख रुपए के आभूषण और 1 लाख रुपए नगद लेकर फरार होने की ऐसी हरकत की, जिसने परिवार में हलचल मचा दी। पति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में साफ कहा गया कि उसकी पत्नी को उसका साधु मोहनिया थाना क्षेत्र के एक गाँव का निवासी अपने साथ लेकर गया है। इस घटना ने जैसे इलाके में कानून और समाज की शराफत पर सवाल खड़ा कर दिया। परिजन बेचैन, चिंतित और आश्चर्यचकित थे। उन्होंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और रहस्य ही सामने आया। महिला का ठिकाना गुप्त रखा गया था और यह पूछताछ किसी संदेह भरी जासूस से कम नहीं थी। थाना पुलिस की सतर्कता और गुप्त सूचना के दम पर आखिरकार महिला को जीजा के संग बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि अब महिला और जीजा के खिलाफ
आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले ने न केवल परिवार को हिलाकर रख दिया बल्कि समाज में भी कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिर कैसे इंसानी रिश्तों की पवित्रता और लालच और इरादों के चलते टूट सकती है। पति के लिए यह सिर्फ धन और आभूषण का नुकसान नहीं बल्कि विश्वास और परिवार की इज्जत का भी बड़ा सवाल बन गया। वही महिला और जीजा का यह कदम ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी रिश्तों की दुनिया में चोरी छुपे ड्रामा लिखा जा रहा हो। बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी खबर आई है। पटना और गया एयरपोर्ट से नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने की तैयारी हो रही है। शुरुआती दौर में 72 सीट क्षमता वाले छोटे विमान इन रूट्स पर उड़ान भरेंगे। यही नहीं, गया एयरपोर्ट से यात्रियों को शारजहां, फुजेरा, बैंकॉक, सिंगापुर और कोलंबो तक भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सौगात मिलने वाली है। दिल्ली के ताजमहल होटल में हुई बैठक में राज्य सरकार और एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, आकाशा एयर और स्पाइस जेट जैसी 5 बड़ी विमानन कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बिहार गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी और वायुयान संगठन निदेशालय के निदेशक नीलेश रामचंद्र देवरे मौजूद थे। चर्चा के बाद विमानन कंपनियों ने सरकार की नीति को सराहा और सेवा शुरू करने पर सहमति जताई। सूत्रों के मुताबिक सितंबर के अंतिम सप्ताह में निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है ताकि अक्टूबर के पहले हफ्ते लागू होने वाली चुनावी आचार संहिता से पहले तैयारी पूरी हो जाए। अगर निविदा समय पर निकल गई तो नवंबर तक उड़ानें शुरू हो सकती है, अन्यथा यह सुविधा यात्रियों को अगले साल ही मिलेगी। बैठक में विमानन कंपनियों ने सुझाव दिया कि काठमांडू रूट पर 72 सीट वाले विमान अन्य अंतर्राष्ट्रीय रूट्स जैसे कि शारजहां, बैंकॉक, सिंगापुर पर 180 सीट वाले बड़े विमान चलाए जाए। साथ ही पूर्णिया एयरपोर्ट मॉडल की तरह गया एयरपोर्ट से भी 4-5 जिलों को जोड़ने के लिए सरकारी बस सेवा शुरू करने की सलाह दी गई ताकि यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों तक पहुंचने में आसानी हो। अब तक बिहार के यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए दिल्ली या कोलकाता जाना पड़ता था। अगर पटना और गया से सीधे सेवा शुरू होती है तो न केवल यात्रियों का समय और पैसा बचेगा बल्कि बिहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया कनेक्टिविटी हब बनाने की दिशा में भी यह कदम बड़ा साबित होगा।